हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्व्ड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1, 2, 3 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे लॉन्ग वाले, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे अपना यूनिट नंबर 4th एंड 5th की। इसमें जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टोटल आज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मीन्स, यहाँ पर देखो पार्ट नंबर सेकंड लिखा है, तो जो हमारी यूनिट नंबर 1, 2, 3 थी वो पार्ट फर्स्ट था, ये यूनिट नंबर 4 एंड 5 ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। आपको म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर बताना है और आपको एक एग्जाम्पल के साथ, मतलब आपको ये लिखना तो है बट आपको उसी के एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इससे कोरिलेट करे। तो यही क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको अपने एग्जाम कॉपी में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, तो आपका नंबर जो है थोड़ा अच्छा आएगा। तो जो हमारी पहली पॉइंट स्टार्ट होती है वह है, नेचर इज द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब देखो, प्रकृति क्या होती है ये तो सभी को पता होगा थोड़ा बहुत जरूर, क्योंकि आप लोग प्राकृतिक से ही रिलेटेड करते हो। तो देखो, नेचर इज द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत से मटेरियल या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो जब बहुत सारे ढेर चीजें मतलब आप नेचर से मिला है और मतलब कलेक्शन भी बहुत से ज्यादा होते हैं। ठीक है, वेदर दे बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, दैट आर इन ए सॉलिड, और वह क्या होंगे, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस कंडीशन में भी होते हैं। अब देखो, इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ये ना समझ में आए तो दूसरे वर्ड में देखो, नेचर कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द म्यूचुअल इंटरेक्टिंग एंटिटीज, लार्ज और लिटिल, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट। अब देखो, नेचर कैन बी डिफाइंड द सम ऑफ ऑल म्यूचुअल। अब देखो, जितने भी म्यूचुअल हैं अगर आप सभी को क्या है ऐड करते हो, जैसे कि एंटिटीज है या लार्ज और लिटिल है या सेंटिएंट है या तो इनसेंटिएंट है, जब आप इन सभी को क्या है कलेक्शन करके रखते हो तो क्या होता है, एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर आप इसे भी बोल सकते हो। बाकी पहली वाली पॉइंट बिल्कुल मतलब अच्छी पॉइंट है ये। अब देखो, हम सेकंड की बात करते हैं। सिंस देयर आर एन एंडलेस नंबर ऑफ दीज यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, नेचर में जो भी चीज हमें मिल रही है वह अनकाउंटेबल है, मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वी कैन प्लेनली सी दैट देयर इज ए डायनेमिक बैलेंस एंड सेल्फ रेगुलेटर अमंग देम ऑल। अब देखो, जैसे प्लांट है, प्लांट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन क्या है, हम लोग ऑक्सीजन जितना हमें जरूरी है उतना ही तो ले रहे हैं, ना कि ऐसा कि हम लोग कहीं स्टोर कर रहे हैं। तो हम ऐसा नेचर से नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो क्या है, हर एक चीज क्या है आपको डायनेमिक बैलेंस बना के रखना होता है, और कहीं ना कहीं प्रकृति से आप क्या है बहुत ही लाभ भी ले रहे हो। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, वी मे ग्रुप ऑल ऑफ दीज यूनिट टूगेदर इनटू 4 सेपरेट ऑर्डर। अब देखो, जो हमें मतलब ये नेचर से जो मिल रहा है, अगर आप उसका एक ग्रुप बना रहे हो तो वह 4 अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका 4 ऑर्डर आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अब देखो, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी में देख लेते हैं। तो लेंदी में देखना भी हमें बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब देखो, इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। अब वही होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस, हम एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन बना रहे हैं, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, नेचर के साथ कैसा म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इसमें फर्स्ट पॉइंट बनती है, ईच यूनिट ऑफ द 4 ऑर्डर। अब आप इससे पहले पढ़ के आए कि एक यूनिट के 4 ऑर्डर होते हैं, मस्ट बी रिलेटेड टू एंड इनरिच ईच अदर एंड सॉरी ऑर्डर फॉर दियर टू ऑर्डर फॉर देयर टू बी म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अब देखो, कहीं ना कहीं जो पहला ऑर्डर वह दूसरे से रिलेटेड, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इन द नेचुरल वर्ल्ड, अब देखो प्राकृतिक संसार में एवरी कंपोनेंट इज इंटरकनेक्टेड, एक कंपोनेंट दूसरे से कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट है, एंड सर्व्स ए पर्पज, और वह मतलब अगर कनेक्ट है तो किसी ना किसी उनका मतलब कोई ना कोई पर्पज रहा होगा। ठीक है, एवरी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत में इशू है। एवरी अदर ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू अस। अब देखो, जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक मतलब ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं से वह रिलेटेड ही है। ठीक है, वी हैव फीलिंग एंड इमोशन फॉर एवरीवन एज रिजल्ट। अब ये देखो, हम लोग की फीलिंग और इमोशन कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे आपकी फीलिंग इमोशन आपके मम्मी पापा के साथ ही तो जरूर कनेक्ट होगी, तो यही सब है कि फीलिंग इमोशन भी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब देखो, द 4 ऑर्डर कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन दियर ट्रेड्स। अब देखो, जो 4 ऑर्डर होते हैं वह डिस्टिंग्विश करते हैं किस पे, ट्रेड्स पे। ठीक है, इंटरकनेक्शन विद अदर यूनिट इन रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, एक्टिविटीज, इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, ये सब तो हो गए हमारे फैमिली से रिलेटेड इशू। अब हम बात करेंगे मटेरियल ऑर्डर या प्लांट और बायो ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। ठीक है, इसी एक ही पॉइंट में हम सारी चीजें देख लेते हैं।
द मटेरियल ऑर्डर सर्व एज द फंक्शन फॉर ऑल एनिमल। अब देखो मटेरियल ऑर्डर आप लोग ने मतलब दिमाग में ये पॉइंट नोटिस कर लो, मटेरियल ऑर्डर सर्व एज द फंक्शन फॉर ऑल एनिमल, बर्ड एंड फिश मूवमेंट, ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ये हो गया ना। कोई देखो कॉमन सेंस आपको लगाना है और अपने अकॉर्डिंग आंसर आपको बना के लिखना है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, द एनिमल ऑर्डर इनरिच द सॉयल विद द एक्सक्रिएटा एंड दीज एक्सक्रिएटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। अब देखो जो उनका एक्सक्रेटा निकला मतलब वास्ट प्रोडक्ट, वही क्या है, मतलब प्लांट को कह सकते हो तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सभी लोग नहीं जैसे बोलते हैं कि क्या है वो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर होती है कहीं ना कहीं वह हमारे जो मतलब बंजर खेत होते हैं उनको क्या है उर्वरक बनाती है। तो आप आई होप आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सप्लेन रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। तो देखो रिसाइक्लेबिलिटी क्या होती है, रिसाइक्लेबिलिटी मतलब किसी भी क्या है एक साइकिल होती है, उसे हम बोलते हैं रिसाइक्लेबिलिटी, मतलब एक बार बने फिर बिगड़े फिर बने फिर बिगड़े, यही होती है रिसाइक्लेबिलिटी। अब देखो इन नेचर के अकॉर्डिंग हमें देखना है और ह्यूमन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है रिसाइक्लेबिलिटी, हमें वो देखना है। वी कैन सी ए नंबर ऑफ साइक्लिकल प्रोसेस। अब हम लोग क्या है कई कई मतलब ऐसे होते हैं नेचर के साइकिल, जैसे कि कई सारे प्रोसेस में होती है। द साइकिल ऑफ वाटर, जैसे वाटर साइकिल एग्जांपल क्या है, इवापोरेटिंग, कंडेंसेटिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग बैक टू वाटर प्रोड्यूस वेदर फिनोमेना, ठीक है। ये सब होते हैं हमारे वाटर साइकिल। अगर आप क्लास 7 वगैरह में पढ़े होंगे तो वाटर साइकिल तो आपको पता होगा, पहले इवापोरेटिंग होता है, कंडेंसेटिंग होता है, उधर प्रेसिपिटेटिंग बैक होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, तब जाके हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट होती है वाटर के। द अर्थ साइकिल कीप दीज मेटल सेल्फ रेगुलेट, और जो अर्थ की साइकिल चलती है वह सेल्फ रेगुलेट मतलब अपने आप से ही उसे मैनेज करता है। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड पॉइंट जो आती है, इन ए फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट की ओर हम लोग आ चुके हैं। ट्री ग्रोथ अकर इन ए वे दैट प्रिजर्व द क्वांटिटी ऑफ सॉइल। अब देखो अगर कोई भी आपको अगर मतलब पेड़ को उगाना है, मतलब पौधे को उगाना है, तो आप सॉइल वाटर ये सब तो लगेंगे ना, जाहिर सी बात वही सब लिखा गया है। इट नेवर हैपन दैट देयर इज नॉट एनफ सॉइल फॉर द ट्रीज एज द पॉपुलेशन ऑफ द ट्रीज इंक्रीजेज। अब देखो अब देखो इस समय क्या है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के साथ कहीं मतलब वो तो नहीं, जमीन तो नहीं बढ़ रही है कि जनसंख्या मान लो आज 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये जमीन कह सकते हो मानो खाली मत 5 बीघे है, तो 5 से 6 बीघा तो हो नहीं गई, तो जनसंख्या बढ़ रही, जमीन हमारी उतनी है, ठीक है। तो ये हो गया। द क्वांटिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस थ्रू रिप्रोडक्शन इन ए सिंगल ब्रीड ऑफ एनिमल एंजोर दैट सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन इट्स ओन। अब देखो इस समय जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इस कंडीशन को आपको बोलते हो रिप्रोडक्शन। दिस आल्सो अकर इन ह्यूमन, और यह होता है ह्यूमन में। हाउ यू आर ड्यू टू इन ह्यूमन एक्शन देयर आर डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर मेल्स एंड वुमेन। अब देखो ऐसा कभी कभी हो रहा है कि जो मोर है मतलब सॉरी फ्रेंड, मेल्स की संख्या जो है एक्सेस हो जा रही है और वुमेन की संख्या कहीं ना कहीं से वो कम दिखने को मिल रही है। आजकल के अगर काउंसलिंग होती है तो देखने को मिलता है। दीज आर 2 ट्रेट्स, इसके क्या है 2 ट्रेट होते हैं, एक साइक्लिकलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफर सम हिंट्स अबाउट द बैलेंस दैट एग्जिस्ट इन नेचर। अब देखो अगर आप साइक्लिबिलिटी को बना के रखते हो तो शायद आप कहीं ना कहीं से उसको क्या बैलेंस भी कर सकते हैं आप, मतलब हम लोग सॉरी फ्रेंड थोड़ा खांसी वगैरह आ रही है। अब देखो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, अपने आप को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो। द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन थॉट्स, अपनी थॉट्स को, फीलिंग को, बिहेवियर को अकॉर्डिंग विद ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने थॉट फीलिंग ये सब आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि सच एज रेस्पेक्ट, एम्पैथी, ऑनेस्टी इन ऑर्डर टू अचीव पर्सनल ग्रोथ। अगर आप दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर एम्पैथी ऑनेस्टी है, तो कहीं ना कहीं से आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आपकी रिलेशनशिप जो है अच्छी बनेगी। एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रेटर गुड। अब देखो आप ये गुड मतलब होता है अच्छा नहीं, गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप मतलब हर एक आदमी को कुछ ना कुछ चीज़ की जरूरत होती है, तो आपकी जो जरूरत है आई होप कि वह मिल जाएगी अगर आप एक अच्छा मतलब अपना कह सकते हो बिहेवियर बना के रखते हो तो। अब देखो सेकंड की हम बात करते हैं, इस्टेब्लिश एंड वर्किंग टुवर्ड पर्सनल गोल। अब आपके जो पर्सनल गोल है उसी की तरफ आप भागते रहो, ठीक है, उसी पे आप काम रोजाना करो। मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड अलाइ विद द वैल्यूज एंड गोल। आपकी चॉइस क्या है और आप मतलब गोल्स आप क्या करते हैं, ये सब आपको सेटअप बना के रखना है। ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड एडजस्टिंग बिहेवियर एज ए नीडेड। आपको जरूरत है ये प्रोग्रेस करने की और बिहेवियर मतलब व्यवहार को भी बनाए रखो आप अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, अब देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 ऑर्डर। या तो 4 ऑर्डर को आपको ब्रीफ में मतलब उसको एक्सप्लेन करना है, या तो एक्सप्लेन द 4 ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन नेचर, हाउ आर दे इंटरलिंक टू वन अनदर, बात वही हो जाती है, ठीक है।
अब देखो द फोर किंगडम ऑफ द मैटर, जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन ऑल शेयर फ्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। दिस कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज दियर इनहेरेंट क्वालिटीज और स्वभाव। अब ये लोग कहीं ना कहीं से रेफर्ड हुए इनहेरेंट क्वालिटी, मतलब उसके स्वभाव। अगर ह्यूमन बीइंग में देखो तो स्वभाव, प्लांट वगैरह और नेचर में देखोगे तो इनहेरेंट क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है देयर इज ए म्यूचुअल फुलफिलमेंट एमंग फोर आर्डर, दीज आर्डर आर। अब देखो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए इससे पहले मैं बताया कि चार आर्डर जरूरी होता है, वह चार आर्डर अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो मटेरियल आर्डर सबसे पहला हमारा आता है मेटेरियल आर्डर, द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन दिस ऑर्डर आर नॉट थिंग्स, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कोई जरूरत नहीं होती है। एडिशनली, बट देखो इसमें एडिशनली आ गया, सेवरल टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, साउंड, लाइट, हीट, ये सब एनर्जी के ना मैग्नेटिज्म आर द इंक्लूड इन दिस ऑर्डर। इसमें हमारा थोड़ा साइंस लगती है, तो इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल ऑर्डर में। अब देखो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इज दिस ऑर्डर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन इसमें क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की यही होती है। अब दे कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट लार्जर ऑब्जेक्ट एंड लार्जर ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉलर वन। अब देखो अगर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वह जाहिर सी बात है वह डिवाइड होगा छोटे छोटे में, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेड और टेकन अवे, और उसको आप बना नहीं सकते हो और मतलब ना तो कहीं से ले सकते हो, क्योंकि वह नेचर है, क्योंकि हम इन लोग ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं तो वह नेचुरली हमें मिल रहा है। टेक द रिलीज एटॉमिक एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन फॉर इंस्टेंस। अब देखो जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वहां से एटॉमिक एनर्जी हमें रिलीज होती है, ठीक है। ये एक इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे प्लांट या बायो ऑर्डर की। फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड एल्गी टू वाटर प्लांट्स। अब देखो सिंगल सेल के क्या है, फंजाई और एल्गी हैं, टू वाटर प्लांट्स से हो गए, जैसे हर्ब, श्रब और ट्री। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब ना कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, कह सकते हैं गुच्छा या झुंड बना के रखते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू डेवलप, अपने अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करने की, रिप्रोड्यूस करने की, फूड लेते हैं इन्वायरमेंट से और उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सब होंगे हमारे प्लांट या बायो वाटर में हम इन्हें पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एनिमल आर्डर। हमारा एनिमल आर्डर क्या होता है, दिस आर्डर मेंबर्स आर लिविंग थिंग्स, दे शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक विद द प्लांट आर्डर। अब देखो एनिमल आर्डर मतलब आ गया एनिमल से रिलेटेड, दे आर एबल टू मूव फास्टर देन प्लांट। ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात जो एनिमल है वह पौधे से तेजी से चलते हैं। दिस आर्डर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे रिकॉग्नाइज आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एग्जिस्ट इन क्वालिटी ऑफ द सेल्फ मीन्स आई एंड दस दे हैव एन इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। इनके अंदर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भी मतलब इनके अंदर दिखाई देता है, और कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा एनिमल आर्डर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन आर्डर की। ह्यूमन आर्डर मतलब हम लोग की बात है कि दे आर द मोस्ट डेवलप्ड। पहली बात तो ये हम लोग क्या है, इसमें बहुत ही डेवलप हो चुके हैं। चारों आर्डर में सबसे ज्यादा डेवलप आर्डर है ह्यूमन आर्डर। दे आर लिविंग बींग्स, और हम लोग क्या लिविंग बींग्स हैं विथ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। अगर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक से देखा जाए तो दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर्डर। कहीं ना कहीं तो ये प्लांट और एनिमल्स हम लोग एक रिलेशन बना के रखते हैं। दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ कॉन्शियस। हम लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा मतलब सेल्फ डिपेंड होते हैं और सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। दे हैव क्वालिटीज सच एज, अब हम लोग के अंदर क्वालिटी होती है प्रिजर्वेंस की, ब्रेवरी की, जनरोसिटी की, ठीक है। और भी स्किल हमारे होते हैं अलग अलग स्किल। अब देखते हैं ये चारों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे देखो मटेरियल आर्डर, प्लांट आर्डर, ह्यूमन आर्डर, एनिमल आर्डर, कहीं ना कहीं ये चारों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम जरूर बना के आइएगा और एक बार अच्छे से देख लो, और आप इससे शॉर्ट इसका ले सकते हो। तो कैसे बनाए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जरूर है। ओके फ्रेंड, तो इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे सेम डायग्राम बना के आइएगा, जितने नंबर आप करेगा टोटल नंबर आपको मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द ब्रीफली द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी मैं होलिस्टिक टेक्नोलॉजी बताया हूँ। सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करना मीन्स एग्जांपल के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट इसमें बनती है, राइट अंडरस्टैंडिंग एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच विजन। बाय होलिस्टिक अप्रोच वी मीन दैट द प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी वी मस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब देखो कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिससे का यूज हम करके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही सब होती है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, जिसे और ये कौन यूज कर सकता है, जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। हर एक चीज को समझने की उसके पास एबिलिटी रहेगी। अब देखो ये होलिस्टिक मॉडल इज इनहेरेंटली सपोर्टिव ऑफ द ओवरऑल ह्यूमन गोल। अब देखो ये जो होलिस्टिक मॉडल होता है वो सपोर्ट करता है जितने भी ह्यूमन गोल्स, जैसे आपके कुछ गोल हैं, हम लोग तो ह्यूमन है तो हम लोग के ही गोल तो बनाएंगे, तो ये सपोर्ट भी करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब देखो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है वो मानो तो ऑफ स्प्रिंग है ह्यूमन ब्रेन की। एवरी इन्वेंशन इज द रिजल्ट ऑफ ए ग्रोइंग नीड। और जितने भी मतलब ये खोजें आजकल निकल रही हैं कहीं ना कहीं से वो हम लोग के मतलब ग्रोथ में ही मतलब हेल्प कर रहे हैं, या तो हमें ग्रोथ के लिए वो खोजना जरूरी हो जाता है।
सेकंड पॉइंट आते हैं बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो इस समय क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादातर यूज हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर केजिंग इन्वायरमेंटल इशू। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बन रही है वह कहीं ना कहीं से कह सकते हो तो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट तो करती ही हैं। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल एज वेल एज द अदर रिन्यूएबल सोर्स। और हम अगर फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर होता है और भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर इन हाई डिमांड अराउंड इन वर्ल्ड। अब देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी डिमांड क्या है, हाई है, बहुत ही ज़्यादा है पूरे संसार में। एंड दे आर डिप्लेटिंग एट एन अलार्मिंग रेट। और उनका डिप्लेटिंग मतलब है भी, अलार्मिंग रेट भी उनका डिप्लेटिंग है। अब देखो थर्ड वाली पॉइंट क्या है, Certainly, this is only possible with a proper understanding and assessment of human need। अब यह कैसा संभव है, जब आप मतलब पॉसिबल करते हैं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तभी यह सब संभव है। अब देखो हम चौथे की बात करते हैं, व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजी, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वी मस्ट रिमेंबर टू कंसीडर पीपुल नीड। तो हमें सबसे पहले लोगों की जरूरत क्या है उसे समझना होता है। वी मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू क्रिएट पीपुल फ्रेंडली। और हमें ऐसी चीज बनाना है कि जो मतलब पब्लिक को पसंद आए। ठीक है, पब्लिक से आप ऐसे पहले दोस्ती करो कि हाँ मैं ये चीज बना रहा हूँ, ये आपको पसंद है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट आपको बनाना है कि जो पब्लिक में चल जाए, पब्लिक की डिमांड हो, ये सब करना है। वी आर मेकिंग टेक्नोलॉजी एंटी ह्यूमन रेदर देम ह्यूमन फ्रेंडली। आपको एंटी ह्यूमन नहीं बनाना है, ठीक है, ह्यूमन फ्रेंडली वाले ही प्रोडक्ट बनाने हैं फॉर प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। और उसमें क्या है, आप जो भी टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो। वी फर्स्ट डिटरमाइन और बेसिक नीड थ्रू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और सबसे पहले आपको बेसिक नीड को समझना है, ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है। ठीक है, ये सब आपको समझ के तब आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट को बनाना है। अब हम आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट सम सजेशन टू मेक वैल्यू एजुकेशन मोर इफेक्टिव इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब देखो यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वे फॉर प्रमोटिंग वैल्यू एजुकेशन। कौन से ऐसे रास्ते हैं जो हमारे वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है, आवर एजुकेशनल सिस्टम शुड मेक वैल्यू ओरिएंटेशन इज प्राइमरी फोकस। सबसे पहले हमारा जो ये शैक्षिक सिस्टम है उस प्राइमरी फोकस तो उसी पे रहेगा। द इंटायर सोसाइटी शुड बी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन। और इस समय जितनी भी मतलब सोसाइटियाँ बन रही हैं सभी लोग क्या है, कहीं ना कहीं से वो लगातार शिक्षा के स्तर को ही सुधार रही हैं। वैल्यू एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू ए टेक्स्ट बुक। अभी देखो ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये किसी टेक्स्ट बुक से आपको नहीं मिलेगी, बट इट कैन बी taught effectively through the inspiration and initiative of teachers। अब देखो ये जो वैल्यू एजुकेशन आपको बुक से नहीं मिलेगी, आप एक अपने टीचर से लिंक ऐसा बनाओ जो आपको कुछ रिस्पेक्ट, दूसरों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, कैसे मतलब किसी की इज्जत स्वभाव मान ये सब कैसे करना है, तो यहीं से हमें मिलता है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, सोशल एंड इथिकल वैल्यूज एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे सिचुएशन कोटेशन फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स। अब जैसे देखो कुछ मोटिवेशनल गुरु होते हैं ना, तो वही सब बता दो, कुछ कोटेशन दिए हैं, मतलब अपने अंदर सोचते हैं कि हाँ ये यार चीज़ें अच्छी हैं, लाओ सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इधर उधर वायरल करते हैं, तो यही हो जाता है मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो योगा एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटीज सच ए प्रेइंग टू गॉड। अब देखो जैसे भगवान से प्रेयर करने मतलब प्रार्थना करने के जैसे योगा वगैरह सभी लोग करवा देते हैं ना, तो डूइंग कम्युनिटी सर्विस, ये सब क्या है, हमारा कम्युनिटी सर्विस है, या तो आप कम्युनिटी सर्विस भी करवा सकते हो, मतलब क्या है सोसाइटी में करवाना है। एंड सो ऑन कैन बी टॉट टू स्टूडेंट इन ए स्कूल, या तो स्कूल में जाके आप इसके बारे में हर बच्चों को बता सकते हो। अब देखो ग्रुप एक्टिविटीज भी होती है सच क्लीनिंग स्कूल कैंप। ठीक है, ये सब आप लोगों ने किया होगा क्लास 6-7 में कि स्कूल सफाओ अभियान, विजिटिंग स्लम्स, स्लम्स को देखना, हॉस्पिटल विजिट देखना, वहाँ पे क्या साफ सफाई है, ये सब भी आपको देखने को मिला होगा। अब देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिट्रीट्स कुड बी हेल्ड टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप सेल्फ कंट्रोल पंक्चुअलिटी शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिट्रीट एक योजना चलती है जिसमें हम लोग क्या स्टूडेंट के डेवलप मतलब कैसे कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल उन पे है कि नहीं, पंक्चुअलिटी है कि नहीं, शेयर एंड केयरिंग फॉर अदर्स मतलब अपनी चीज़ जो है दूसरे को शेयर कर रहे हैं कि नहीं, और एक दूसरे का देखभाल कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कहने का टोटल सेंस यही है कि वो हार्मनी में हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं और भी पॉइंट, द वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशनल ग्रुप प्रोग्राम शुड टेक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, अब देखो द वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशनल ग्रुप प्रोग्राम शुड टेक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो भी मतलब हम लोग जो भी बना रहे हैं कम्युनिटी, वो क्या एक उसका अच्छा पहुंच दिख रहा है कि नहीं आपको। देयर शुड बी फाउंडेशन कोर्सेज इन बोथ सेकेंडरी स्कूल एंड यूनिवर्सिटी दैट टीच चिल्ड्रन। अब देखो बहुत से ऐसे कोर्स आ गए हैं जो भी मतलब बच्चों को यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया जा रहा है इस समय।
Special school for value-based education should be established. Every state should have to list one institute that can provide value-oriented education. अब देखो यह भी धीरे धीरे लागू होना है कि हर एक स्टेट में एक ऐसी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जहां पे आपको वैल्यू एजुकेशन मिले, ठीक है। स्पेशल टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल, और हर एक स्टेट लेवल पे एक स्पेशल टीचर भी आपको एक ओरिएंटेड करना होता है। इट इज नेवर नेसेसरी टू आइडेंटिफाई इन स्पेसिफिक रिलीजन और फेथ, गॉड इज वन एंड वी आर चिल्ड्रन सेम गॉड, दैट इज फंडामेंटल लेसन दैट मस्ट बी टॉट। और यहाँ पे हमें कोई धर्म से रिलेटेड बात नहीं करनी है, हर एक लोग मतलब सब समान रहे हैं, ठीक है, और एक टीचर रहे और सबकी बुक भी समान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। आप कंपिटेंस से क्या समझते हो रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स से आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो कंपिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोफेशनल एथिक्स रेफर टू द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस विथ मोरल बिहेवियर। आप इस पॉइंट को नोटिस करो। द ओनली प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ इंजोरिंग प्रोफेशनल एथिक्स इज टू डेवलप इथिकल कंपिटेंस, ठीक है, डेवलप करता है इथिकल कंपिटेंस विद इन द इंडिविजुअल प्रोफेशन और अलग अलग इंडिविजुअल प्रोफेशन में, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला The long term process of developing ethical competence can be accomplished by receiving the right value education। अब देखो ethical competence अगर आपका अच्छा है, अच्छे से रिसीविंग हो रही है right value education के, ठीक है, तो silent feature characterizing this competence can be summarized as follows। तो इससे पहले जो हम मतलब पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर आप सब कुछ साइलेंट फीचर देख रहे हो तो क्या होता है, सबसे पहले तो है क्लियरिटी अबाउट द कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। आपकी जो ह्यूमन गोल्स है मतलब हम लोग की जो गोल्स है उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो समाधान सॉरी फ्रेंड्स समाधान समधि, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है रिलेशन हो गया, अभय सह अस्तित्व, ठीक है, ये भी एक दूसरे रीड करते हैं एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब देखो ये भी क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ही है। अब सेकंड जो है कॉन्फिडेंस इन ऑन सेल्फ, ऑन सेल्फ मतलब अपने आप क्या है भरोसा रखना है, बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। और यह कब होगा जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से फॉलो करोगे तब। म्यूचुअल इन वन सेल्फ बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो कहने का सेंस यही है कि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रखनी है, तो हर एक में ये कॉमन हो जाता है। म्यूचुअल इनरिचिंग इंटरेक्शन विथ नेचर। अब देखो द एबिलिटी टू एनालाइज द फैमिली फिजिकल फैसिलिटी नीड्स। अब देखो आपकी फैमिली को फिजिकल फैसिलिटी क्या है उसके मतलब एबिलिटी को समझो एंड प्रोवाइड फॉर देम ग्रुप प्रोडक्शन मेथड दैट प्रिजर्व हार्मनी इन विथ नेचर। और वो क्या है मतलब नेचर के साथ हार्मनी वो तो कैसे मतलब बना रहे हैं इसको भी आप समझो। सेल्फ सफिशिएंसी इन मीटिंग फिजिकल डिमांड। अब जैसे मतलब सभी के घरों में या किसी किसी घरों में तो मीटिंग वगैरह जरूर होती होंगी, तो उसमें कुछ डिमांड रखे जाते हैं जो आप सबके मतलब होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस। अब देखो इसे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर थोड़े से बड़े नहीं होंगे, हाँ बड़े होंगे। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। द फ्रेज स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज सच दैट इट मीट्स द प्रेजेंट डिमांड विदाउट केजिंग हार्म टू फ्यूचर जनरेशन। अब देखो ऐसे आपको मतलब डिमांड करना या डेवलपमेंट अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो कि मतलब इस समय की जो जनरेशन चल रहा है उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इज फ्रीक्वेंटली यू टू डिस्क्राइब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही इसी सब का यूज करके हम लोग क्या है डिस्क्राइब करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। उसके बाद सेकंड क्या आता है ए वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डिटरमाइंड बाय स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल ओवरऑल एंड लोकल इकोलॉजी। अब देखो इसके पहले आप लोगों ने प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत क्या होता है, तो बहुत से प्रिंसिपल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कि हम लोग अभी मतलब नीचे वाली पॉइंट में पहुंचेंगे। डिटरमाइंड बाय स्टेट द एनवायरमेंटल ओवरऑल। अब देखो स्टेट के अकॉर्डिंग उसे हम क्या है डिटरमाइन करेंगे और लोकल इकोलॉजी से उसको रिलेट करेंगे। अब देखो जो हमारा थर्ड वाला आता है फॉर इंस्टेंस चूजिंग क्रॉप दैट इज द बेस्ट सूटेड फॉर स्पेसिफिक सीजन। अब देखो जैसे कि एग्जांपल मतलब उसमें दिया गया है डिस्कस, तो हम लोग एक फसल को लेते हैं, जो भी फसल मान लो अगर गेहूं आपको उगाना है तो आप अगर ठंडी में उसकी बुआई कर रहे हो तो एक अच्छे से वह ग्रो करेगा। जैसे धान है, धान को क्या बरसात में करना है। सॉइल एंड वाटर इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो ये सब होगा स्पेसिफिक सीजन और क्रॉप को भी आप अच्छे से चूज करना है। सॉयल अच्छी चूज करना है, वाटर वाटर तो मतलब पॉल्यूटेड वाटर आपको नहीं यूज करना। इट इज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर और सभी को पता है कि यह पार्ट होता है एग्रीकल्चर का ये सब, ठीक है। इट आल्सो मेक ए यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। और आपको क्या करना है ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी आप यूज कर सकते हो। इट हैज पेव्ड, ठीक है, द वे फॉर ए फूड प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज लीस्ट इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंट। अब देखो आप लोग खेती करते हो फूड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ खाने के लिए मिले, तो वही होता है कि इन्वायरमेंट में इसका कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब देखो देयरफॉर द इकोलॉजिकल साइकिल सर्व एज द फाउंडेशन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो इसको जो इकोलॉजिकल साइकिल है वह
एक फाउंडेशन होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ओके, अब देखो 7th पॉइंट आती है हमारी, देयर फॉर द इकोलॉजिकल साइकिल सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, यही पॉइंट जो है 2 बार हो गया है, तो एक ही पॉइंट आप लोग पढ़ना है यहाँ पे। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की, इट रियलाइज द डायनेमिक नेचर ऑफ इकोसिस्टम। अब आपको अगर इकोसिस्टम का एक अच्छा रियलाइज करना है तो यह एक डायनेमिक नेचर भी हो जाता है। अब देखो 9th वाला क्या है, द आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी इज वन विच इज लिविंग सर्कमटेंस। अगर आपको आइडियल स्टेट देखना है सोसाइटी का तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा, सरकमटेंस में। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कंटिन्यू, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज हमें कंटिन्यू करना चाहिए टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, व्हाइल मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम। जैसे मतलब जबकि हमारा मेंटेन हो सके, मतलब मेंटेनिंग एंड स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम की ये सब मेंटेन हो सके, स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे। अब देखो, डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज एग्जिस्टिंग नीड विदाउट सैक्रिफाइसिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज रेफर टू एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही बात आती है जिससे मतलब डेवलपमेंट हो सके, मीन्स सब मिला जुला के आपको वही लिखना है, कोई डेवलपमेंट ही कराना है। और डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, वही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप लिख के आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ आप पॉइंट बनाओ और वही लिख के आओ, क्योंकि सारी चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। ओके फ्रेंड, ये तो आपको पता हो, कुछ समझ के अपने अकॉर्डिंग ही करना है। ओके, तो हम लोग क्या है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 पहले पार्ट में देख ले, सेकंड पार्ट में हमारा 4th एंड 5 भी हर एक चीज़ें पूरी वीडियो कवर हो गई। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग के साथ। ओके फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो।